Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग जो है लेखन विभाग में जो है निबंध कैसे लिखें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। निबंध जो है गद्य की अनेक विधाओं में से एक है जिसके माध्यम से लिखने वाले का निजी व्यक्तित्व झलकता है। निबंध प्रभावशाली तभी बनता है जब मनुष्य का भाषा पर मजबूत पकड़ हो। निबंध जो है कुछ उनके प्रकार होते हैं, जैसे वर्ण प्रधान निबंध, विचार प्रधान निबंध, विवरण प्रधान निबंध, कल्पना प्रधान निबंध। जो है निबंध जो है लिखने के लिए इसके कुछ प्रमुख जो तत्व हैं, जैसे सबसे पहले जो है भूमिका। निबंध लिखने के पहले हमें ये विचार करना होगा कि इसकी भूमिका क्या होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगी। इसके बाद विषय वस्तु, जो विषय है उसी के अनुसार उसमें वस्तु सामग्रियाँ हों, और अंत में उपसंहार। जो आदर्श निबंध हम उसे कहेंगे कि निबंध का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और निबंध के अनुच्छेदों में तारतम्य होना चाहिए। उदाहरणों, सूक्तियों तथा काव्य पंक्तियों का यथास्थान प्रयोग होना चाहिए। विराम चिन्हों का भी प्रयोग उचित स्थानों पर होना चाहिए। अब जो है सबसे पहले विषय का चुनाव। विषय कैसे चुनेंगे हम? तो निबंध के दिए गए विषयों में से किसी एक विषय को सावधानी से चुने हम। कुछ विद्यार्थी जल्दी में किसी भी विषय पर निबंध लिखना प्रारंभ कर देते हैं, किंतु 10-12 पंक्तियां लिखने के बाद आगे लिख नहीं पाते और उस निबंध को अधूरा छोड़ दूसरे विषय पर लिखना शुरू कर देते हैं। परीक्षक की जो दृष्टि से ऐसा करना हानिकारक सिद्ध होता है, इसीलिए विद्यार्थियों को भली भांति विचार करके उसी समय पर अपनी कलम उठानी चाहिए जिस पर लिखने के लिए उनके पास पर्याप्त सामग्री हो, विषय हो। दूसरा है रूपरेखा। निबंध का विषय चुनने के बाद उस पर विचार करके कच्ची रूपरेखा अवश्य तैयार करें। रूपरेखा से निबंध की लंबाई का अंदाजा हमें लग जाएगा। यदि वह अधिक लंबी जान पड़े तो कम महत्व के मुद्दों को हमें छोड़ देना चाहिए। रूपरेखा का विस्तार। रूपरेखा भली भांति तैयार करने के बाद ही उसके मुद्दों का क्रम से उचित विस्तार करना चाहिए। अब अंत में आता है उपसंहार या अंत। अच्छे निबंध का अंत भी प्रारंभ की तरह अत्यंत स्वाभाविक हो, संक्षिप्त और स्पष्ट हो, आकर्षक और भावपूर्ण हो। इसमें पूरे निबंध का निचोड़ आ जाना चाहिए, तभी जाकर वह निबंध जो है सुंदर और स्पष्ट जान पड़ेगा। अच्छे निबंध में भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए नया परिच्छेद होना चाहिए, पैराग्राफ उसमें बदलना चाहिए। आमतौर पर निबंध में कम से कम 4 परिच्छेद तो होने ही चाहिए। एक परिच्छेद में एक ही विचार की चर्चा होनी चाहिए। परस्पर विरोधी विचारों को स्थान उसमें नहीं देना चाहिए। पूरे निबंध के विचारों में प्रवाह और एक सूत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक विचार और परिच्छेद दूसरे विचार और परिच्छेद से संबंधित होने चाहिए। निबंध की भाषा व्याकरण की गलतियों से मुक्त होनी चाहिए। लिंग, वचन आदि की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी, मात्राएं और विराम चिन्हों की ओर ध्यान देना चाहिए। जिस शब्द की वर्तनी वर्ण विन्यास में शंका हो वहां उसके पर्याय यानी समानार्थी उसके जैसे दूसरे शब्दों का हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। अलंकार, मुहावरे, कहावतें जैसे आदि का प्रयोग उचित स्थान पर हो, योग्य मात्रा में हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मुहावरे, कहावतें का प्रयोग गलत रूप में या गलत स्थान पर हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। निबंध हम जब शुरू करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आरंभ से लेकर
अंत तक पूरे निबंध की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। तो ये था निबंध हम कैसे लिखें। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बाद जो है कहानी लेखन। कहानी लेखन जो है ये बच्चों को कहानी पढ़ना और सुनना सभी को अच्छा लगता है। दादी जी और नानी जी की कहानियाँ को सभी ध्यान से सुनते हैं। छोटे और सरल वाक्यों की सहायता से आप भी कुछ कहानियाँ लिख सकते हैं। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाती है, ये सबसे बड़ा। कहानी छोटी और रोचक होनी चाहिए। कहानी की घटनाएं क्रम में होनी चाहिए और कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। अब इसकी जो रूपरेखा है, कहानी लिखने के पहले प्रश्न पत्र में दी गई पूरी रूपरेखा 2-3 बार सावधानी से पढ़ना चाहिए। कभी क्या है, रूपरेखा देते हैं और कभी संकेत बिंदुओं के आधार पर भी कहानी लिखने के लिए कहते हैं। कुछ कुछ पॉइंट लिखे होते हैं, फिर डैश डैश दिया होता है और उनको हमें जोड़ना होता है। तो उस तरह से भी कहानी आता है। तो उन रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए हमसे कहा जाता है। रूपरेखा को ध्यानपूर्वक पढ़ने से पूरी कहानी जो है भली भांति जो है समझ में आ जाएगी और विद्यार्थी को फिर निश्चित कर लेना चाहिए, तय कर लेना चाहिए कि वो अपनी ओर से कहाँ कितना उस कहानी में रोचकता भर सकता है, अपनी कल्पना का कितना उपयोग कर सकता है, उसे किसी संकेत का कितना विस्तार करना है। अब कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिख देने से ही कहानी नहीं बन जाती। वर्णन, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। वर्णन, कहानी में स्थान, घटना, पात्र या दृश्य का वर्णन करना चाहिए। स्थान, पात्र आदि के नाम भी हमें देने चाहिए। विस्तार, विद्यार्थियों से लगभग 20 पंक्तियों की कहानी की अपेक्षा की जाती है कि लगभग 20 पंक्तियों में होनी चाहिए। वार्तालाप, कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद होना चाहिए। संवाद बड़े स्वाभाविक एवं छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। कहानी भूतकाल में ही हमेशा लिखनी चाहिए। पात्रों के संवाद वर्तमान अथवा भविष्य काल में भी हो सकते हैं, उनके संवाद जो। तो ये जो था विद्यार्थी मित्रों कुछ ध्यान रखने जैसी बातें थी। अब इसके बाद जो है रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लेना चाहिए, अर्थात उन्हें उलट पुलट नहीं करना चाहिए। पूरी कहानी को एक ही परिच्छेद में लिखना ठीक नहीं है। कहानी में कम से कम 3 या 4 परिच्छेद होने चाहिए। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार भी हम कर सकते हैं। भाषा शैली जो है, कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाही होनी चाहिए। प्रारंभ और अंत, कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होना चाहिए। और अंतिम जो है शीर्षक, कहानी का शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित छोटा सा आकर्षक और सूचक होना चाहिए। शीर्षक देते समय कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर इसका उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक हम कैसे देंगे? तो कहानी का जो मुख्य संदेश क्या है वो शीर्षक होता है। कहानी का मुख्य प्रसंग या मुख्य पात्र जो है वो भी शीर्षक हो सकता है। कहानी की रूपरेखा के किसी सूचक संकेत को भी हम शीर्षक के रूप में रख सकते हैं। और अंत में जो है हमें ये लिखना है कि बोध, उस कहानी से हमें बोध या सीख हमें क्या मिली। तो कहानी पूरे होने के बाद अलग परिच्छेद में कहानी से मिलने वाला बोध या सीख लिखना चाहिए हमें, तभी जाकर कहानी में हमारे अच्छे नंबर आएंगे। तो अब विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर जो है हमारा हिंदी का जो व्याकरण जो सेक्शन था वो पूरा हो गया। आशा है कि आप सभी विद्यार्थी मित्रों इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयत्न करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अब हम लोग जो है ये ग्रामर सेक्शन में ही जो लेखन विभाग जो है इसके अंतर्गत अपठित विषय अनुबोधन, जिसको हम गद्य समीक्षा, अर्थ ग्रहण भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि एक पैराग्राफ दिया होता है और उस पैराग्राफ में से कुछ चुने हुए नीचे प्रश्न दिए होते हैं
उस पैराग्राफ को हमें पढ़ना होता है और नीचे के जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का हमें उत्तर देना होता है। तो अच्छे से अच्छे अंक हमारे कैसे आए उसके लिए कुछ निम्न बातें हमें ध्यान रखना चाहिए कि गद्य समीक्षा के प्रश्न में अच्छे अंक पाने के लिए सर्वप्रथम परिच्छेद के अभिप्राय या मुख्य विचार को अच्छी तरह हम समझना चाहिए, उसे 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए। फिर अपने शब्दों में अपनी भाषा में उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने चाहिए। जो विद्यार्थी मूल परिच्छेद की 2-4 पंक्तियां ज्यों की त्यों उत्तर के रूप में लिख देता है, अगर उसे अच्छे मार्क्स जो है नहीं मिलते। दूसरा है कि जो प्रश्नों के उत्तर देने से पहले पूरे परिच्छेद को 1-2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी शब्द का अर्थ मालूम न हो तो संदर्भ देखकर उसे समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इसके बाद का जो प्रमुख जो विचार करने योग्य जो बातें हैं कि प्रश्नों को ध्यान में रखकर परिच्छेद को पढ़िए और उनके उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए। यह कोई ज़रूरी नहीं कि प्रथम प्रश्न का उत्तर परिच्छेद के प्रारंभ में ही हो, अंत में भी हो सकता है, और अंतिम प्रश्न का उत्तर जो है वो पहले भी हो सकता है। मतलब यह है कि प्रश्नों के उत्तर पूरे परिच्छेद में कहीं भी हमें मिल सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की जो रूपरेखा लिखते जाइए और उसके आधार पर ही हमें उत्तर लिखना है प्रश्नों के। इसके बाद जो है परिच्छेद में आए हुए अलंकार, मुहावरे, कहावतों आदि का भाव उत्तर में सरल, सीधी और स्पष्ट भाषा में लिखना चाहिए। हमें किसी उत्तर को स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से उदाहरण आदि नहीं देना चाहिए। उत्तर में कहीं भी अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहिए या लिखना चाहिए। इसके बाद जो है प्रमुख ध्यान रखने जैसी बातें कि प्रश्न में जितने अपेक्षित हो उतने ही उत्तर में हमें लिखना चाहिए। अधिक लिख देने से उत्तर की लंबाई बढ़ती है, साथ ही दूसरे उत्तरों में पुनरुक्ति होती है, यानी बार बार जो है एक ही उत्तर बार बार प्रश्नों में आता है। शीर्षक देते समय पूरे परिच्छेद को ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात उसका मुख्य विचार समझकर उसके अनुरूप शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक छोटा लेकिन आकर्षक होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, उत्तर में वर्तनी, मात्राएं, विराम चिन्हों आदि की ओर उचित ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर हमें इसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं।